दुनिया में जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनकी मजबूरी है कि वो अपने डेटा को सिक्योरली सेव करने के बाद प्रॉपरली एनालिसिस के लिए एक्सेसिबिलिटी उसको अश्योर करने के लिए अपने अपने वो डेटा सेंटर्स बनाएं। और ये पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जिनको हम डेटा वेयर हाउसेज कहते हैं वो मौजूद हैं। बड़ी कंपनीज का अगर जिक्र करें तो अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इस किस्म के बड़े जो आईटी जायंट्स हैं है ही। लेकिन जो छोटे लेवल की छोटे स्केल की कंपनीज हैं उनकी भी मजबूरी है कि वो अपने वेयर हाउसेज डेटा वेयर हाउसेज इस्टेब्लिश करें। इन छोटे स्केल की कंपनी में एक छोटी रिटेल शॉप से लेकर एक बैंक की ब्रांच, कोई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, ये तमाम के तमाम मौजूद हैं। आज के इस लेक्चर में हम जायजा लेंगे कि डेटा सेंटर्स या डेटा वेयर हाउसेस की बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है जिसको कि पूरी दुनिया में अल्टरनेटिवली इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसी के बेस पे हम बड़े बड़े और जाइंट किस्म के डेटा वेयर हाउसेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स का आज लेक्चर 4 है और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा वेयर हाउस दो अलग अलग एंटिटीज हैं। डेटा वेयर हाउस का मतलब है एक फिजिकल लोकेशन, एक फिजिकल जगह जहां पर के डेटा को स्टोर किया जाना है। डेटा वेयर हाउसिंग से मुराद वो प्रोसेसेस और वो ऑपरेशंस हैं जो कि डेटा को सिक्योरली स्टोर करने के बाद एज पर रिक्वायरमेंट उसकी एनालिसिस के लिए एक्सेसिबिलिटी को अश्योर करें। डेटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट को कंप्रीहेंड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम एक वेयर हाउसिंग क्योंकि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फिजिकल दुनिया में भी फिजिकल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है वेयर हाउसिंग भी। पहले हम देखें कि दुनिया में डेटा के अलावा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ और किस तरह से अप्लाई होता है। देन वी विल कम बैक टू ओरिजिनल टॉपिक आएंगे। देखिए, आमतौर पे अगर कोई फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो अमूमन ये होता है कि उसको डायरेक्ट हम रिटेल शॉप पर भेजने की बजाय दरमियान में हम उसको एक जगह पे स्टोर करते हैं। और जैसे जैसे हमें इन जो रिटेल शॉप्स हैं वहाँ से डिमांड आती रहती है, वहाँ हम ये तमाम की तमाम चीज़ें जो भी हमारी प्रोडक्शन की हैं वो यहाँ बेचते हैं, और यहाँ से क्लाइंट जो है, जो भी कस्टमर है, वो यहाँ से उस चीज़ को शॉप कर सकता है। ये नहीं होता कि किसी भी कस्टमर को हम डायरेक्टली या तो हम वेयर हाउस भेज दें या हम उसको डायरेक्टली आपकी फैक्ट्री में भेज दें, ऐसा नहीं होता। तो जो प्रोसेस है वो ये है कि जो भी आपकी प्रोडक्शन थी उसको आपने एक ख़ास अंदाज में कि इस दुकान पे या इस रिटेल शॉप पे कितनी चीज़ ज़रूरत है, इस रिटेल शॉप पे कौन सी और कितनी चीज़ की ज़रूरत है, ये तमाम असेसमेंट के बाद पैकेजिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे यूरोप की मार्केट में और पाकिस्तान की मार्केट में प्रोडक्ट्स में फ़र्क होगा, तो उसके हिसाब से पैकिंग करके हम ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं। और वेयर हाउस में स्टोरेज के बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें जहाँ जहाँ एज़ पर डिमांड वो हम मुख्तलिफ जो है रिटेल शॉप से बेचते हैं, जहाँ से कि एंड यूज़र जो है वो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल एक कॉन्सेप्ट है वेयर हाउसिंग का लॉजिस्टिक्स में। आइए अब देखते हैं कि हम इसी कॉन्सेप्ट को डेटा वेयर हाउसिंग पे किस तरह से अप्लाई कर। ये एक हमारे पास टिपिकल वेयर हाउसिंग डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास सिंगल सोर्स है, क्योंकि सोर्सेज तो बहुत बेशुमार होते हैं ना। हम कोई भी एक सिंगल सोर्स लेते हैं, वो सिंगल सोर्स आपका क्या हो सकता है, एक छोटी सी रिटेल शॉप भी हो सकती है, एक बड़ा बैंक भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा जो है वो आईटी जायंट भी हो सकता है। तो इनके साइज के हिसाब से ही डेटा जो है वो जनरेट होना है। अब मिसाल के तौर पे हमारा ये जो छोटी सी रिटेल शॉप है, इसका जो डेटा इतना थोड़ा होगा कि इसका जो वेयर हाउस है, डेटा वेयर हाउस जो है वो इसका अपना कंप्यूटर ही होगा, उसी में सारे का सारा डेटा जो है वो हम इकट्ठा करते रहेंगे और जब भी वक्त ज़रूरत हमें उसे एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा बैंक हो जाता है तो उसके लिए फिर हमें डेडिकेटेड डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं। वो बैंक की इमारत में भी हो सकते हैं या एक तमाम बैंकों का जो हेड ऑफिस होता है, हेड क्वार्टर होता है, वहाँ पे एक बड़ा डेटा सेंटर लगा सकते हैं और तमाम के तमाम ब्रांचेस से डेटा वहाँ जाके इकट्ठा होता है और उसका एक तरीकाकार है एनालिसिस करने का। या उससे बड़ी हम स्टेज पे चले जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे गूगल है। गूगल का डेटा तो 24 घंटे जनरेट हो रहा है और दुनिया में हर जगह उसका डेटा अकोमोडेट हो रहा है। इसी वजह से जो गूगल है उसके वेयर हाउसेज जो हैं अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है, वैसे भी दुनिया में हर जगह जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इस्टेब्लिश्ड है। तो उसका डेटा जो है उसके हिसाब से बहुत बड़ा डेटा सेंटर या डेटा वेयर हाउस होगा।
तो अब हम टिपिकल केस लेते हैं कि एक सिंगल सोर्स से जो डेटा क्रिएट होता है या डेटा जनरेट होता है वो दो किस्म का हो सकता है। या तो होगा स्ट्रक्चर डेटा या होगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। तो ये जो किसी किस्म का भी डेटा हो उसको वेयर हाउसिंग में भेजने के लिए हम उसको पहले एक लेक में भेजते हैं। स्टैगिंग यूनिट होता है लेक, ठीक है ना, या उसको हम डेटा लेक बोलते हैं कि जो कुछ भी आई जा रहा है, जो कुछ भी बगैर तमीज किए हुए हमने उसको उस लेक के अंदर डाल देना है। जितना भी डेटा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, जो भी जिस भी टाइप का डेटा है उसको हमने यहाँ पे इकट्ठा करना है बगैर सोचे समझे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं पुल बिफोर पुल फर्स्ट थिंक लेटर। बाद में देखेंगे क्या करना है, पहले आप इस डेटा को यहाँ लाएं। लेकिन इस पे हम ये ETL, ये एक समझ लें कि ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। स्टैगिंग में आ जाते हैं, स्टैगिंग के बाद ETL2 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उसके बाद डेटा को वेयर हाउस में हम स्टोरेज के लिए भेजते हैं। डेटा में जब वेयर हाउस में डेटा स्टोर हो जाता है तो उसका रॉ डेटा अलग होता है और उसका मेटा डेटा अलग होता है। लेकिन ये आप इसको रॉ डेटा और मेटा डेटा में आप जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से समझें कि जैसे किताब होती है ना, किताब के शुरू में कंटेंट का एक पेज होता है। तो जो मेटा डेटा ये कंटेंट्स हैं, इस पूरे के पूरे डेटा की कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है कि चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ें हैं, ये पेज है, ये इसकी की है, ये फला चीज़ है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 में ये है, इसमें ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू यूज हुई है, ये फ्लोट वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। उसकी तमाम की तमाम जो टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और टेबल तमाम की तमाम वो मेटा डेटा में होती हैं। तो ये रॉ डेटा और मेटा डेटा आपस में मिलकर एग्रीगेट डेटा बनाते हैं जो कि वेयर हाउस में एज इज हम स्टोर कर देते हैं। इसके बाद ETD होता है, ETD ऑपरेशन किया जाता है। ETD ऑपरेशन के बाद इसको हमने, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, छोटे छोटे मार्ट दुकानें, रिटेल शॉप्स, डेटा मार्ट्स इनको बोलते हैं, वहाँ पे ये डेटा जमा कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और जो यूजर ग्रुप हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो मुख्तलिफ क्यूरीज के जरिए यहाँ से डेटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए। अब बात यहाँ दो चीज़ें जो यहाँ पे समझने की हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो अगली स्लाइड में मैं समझाने जा रहा हूँ। वो ये कि यहाँ से जो भी डेटा आया है उसको हमने यहाँ पुल तो किया है, लेकिन हमने आंखें बंद करके पुल नहीं किया। यहाँ पे पहली स्टेज में हम ये करते हैं ETL1, ये एक ऑपरेशन होता है। E का मतलब टूट करना डेटा को, ठीक है। दूसरा फॉर्म करना डेटा को, और तीसरा है लोड करना डेटा को, ठीक है। तो आपके ये तीन इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं पहली स्टेज में, और फिर दूसरी स्टेज में फिर दोबारा यही तीन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। पहले स्टेज में जब ETL1 अप्लाई होता है उस वक्त सिर्फ डेटा को ये कि ये स्ट्रक्चर डेटा है और ये अनस्ट्रक्चर डेटा है, इनको अलग अलग करके हम डेटा लेक में डाल देते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें कितना डेटा वेयर हाउस में भेजना है, कितना हमने लेक में ही रखना है। उसके बाद ETL2 में यहाँ पे क्या है, जो आपका डेटा एक्सक्लूड करने के बाद जो इस पर ऑपरेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेशन की है डेटा की, सेपरेशन की स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या किया है, यहाँ पे अमूमन अमूमन जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो एज इज ही, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो एज इज ही वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। जो ETL2 अप्लाई किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस वो अप्लाई करते हैं हम स्ट्रक्चर डेटा पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा में वही आपने पहले तो डेटा को एक्सट्रूड करना है, यहाँ से जो भी आपको चाहिए वो डेटा निकालना है। ट्रांसफॉर्मेशन इस केस में क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन इस केस में होती है डेटा को आपने नॉर्मलाइज करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद डेटा को आप वेयर हाउस में भेज देते हैं और वेयर हाउस में रखते हैं। ETD क्या होता है, ETD ये भी यही ऑपरेशन होते हैं। यहाँ से डेटा आपने एक्सट्रूड किया, उसके बाद उसको ट्रांसपोज किया, उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस केस में लोड किया था, इस केस में आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये ETD ऑपरेशन को हम OLAP बोलते हैं इन जनरल सेंस, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ऑनलाइन या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, इनको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं अगली स्लाइड में। लेकिन अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ETL1 और ETL2 ये दो क्या क्या होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है, इसको हम कैरी ऑन किस तरह से करते हैं। ये देखें कि ETL ऑपरेशन क्या होता है। ETL ऑपरेशन का E से एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रूड करना डेटा को, ट्रांसफॉर्मेशन डेटा की T से, और E से जो मैंने बताया एक्सट्रैक्शन है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, और L से जो है वो लोडिंग करते हैं हम नेक्स्ट स्टेज में। तो ETL अमूमन किस तरह से होता है, यहाँ पे मैंने पहले अर्ज किया जैसे कि आपके पास दो किस्म का डेटा आ रहा है, स्ट्रक्चर डेटा है और आपके पास है अनस्ट्रक्चर डेटा है।
तो पहली फेज में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड से अलग करके हमने स्टेजिंग के केस में या डेटा लेक में डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद सोचना है कि क्या करना है। अब हमारे पास ये पहला पहला फेज हो गया, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, डेटा कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड कुड बी सेपरेटेड इजीली। ETL2 की फेज में जाके क्या करना पड़ता है, हमें डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। जो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बगैर कोई ऑपरेशन किए हमने डेटा वेयरहाउस में भेज देना है। उसके बाद उस पर अलग अलग एल्गोरिथम लगा के हमने उसको आगे यूज करना होता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है उस पे ETL2 लगाते हैं हम दो दो प्रोसेसेस करने के लिए, ठीक है। एक पहला प्रोसेस क्या होता है, हमने एग्रीगेशन करनी होती है डेटा की, और दूसरे में हमने उसकी नॉर्मलाइजेशन करनी होती है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मिसाल के तौर पे एक स्टोर है, कोई समझ लें कंप्यूटर का स्टोर है, कंप्यूटर का कोई कंपनी है जिसकी के ब्रांचेस हैं, पाकिस्तान में भी हैं, यूएसए में भी हैं और यूके में भी हैं, फर्ज कर लें। अब इसकी जो भी इसके जाहिर है इसका एक बहुत बड़ा स्टोर होगा, और स्टोर जगह जगह हैं, फर्ज कर लें। तो हमने इसकी यूएसए में 2 ब्रांचेस का डेटा लिया है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद और लाहौर इसकी 2 ब्रांचेस का, और यूके में लंदन ब्रांच का जो है वो हमने डेटा लिया है, ठीक है। और डेटा 3 किस्म का है। एक तो पॉस है, पॉस होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी जो भी आपकी रिटेल शॉप थी वहां पे जो आपका कंप्यूटर का डेटा या जो आपका काउंटर पे जो कंप्यूटर रखा हुआ है वहां पे आपने सेल्स लिखनी है कि कितने सर्वर फर्ज कर लेंगे सेल कर रहा है, तो कितने सर्वर इसने सेल किए हैं फर्ज कर लें कि एक दिन में, ठीक है, 1 डे। तो 12 सर्वर सेल किए, उसका रेवेन्यू $20,000 आया। इसी तरह से वाशिंगटन में एक था, उसने 10 सेल किए, 15,000 आया। पाकिस्तान में 5 सेल किए तो 25 लाख रुपए के करीब आ गए। यहाँ 30 सेल किए तो 40 लाख। ये सब आर्बिट्रेरी डेटा है, एजम्पशंस हैं। और लंदन में जो है 40 सर्वर सेल हुए, 30,000 पाउंड उसकी रेवेन्यू आ गया। लेकिन हुआ ये कि उस सर्वर को तो सेल किया, लेकिन जाहिर है उसके लिए इंश्योरेंस भी लाजमी होती है। जो भी सर्वर खरीदेगा वो उसकी इंश्योरेंस भी खरीदेगा, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के काउंटर से ही सेल होगी। जो ये जो सेल कर रहा है सर्वर वाली कंपनी है वहां उसका सेल नहीं होगा, लेकिन उसके साथ ही ये अटैच जरूर हो जाएगी। तो इंश्योरेंस 10 पैकेजेस सेल हुए, 15 सेल हुए, 25 टोटल पैकेजेस सेल हुए, यूएस में 35 पैकेजेस सेल हुए उसी दिन में ना, और लंदन में 25 हुए। और उनका रेवेन्यू जो सेल्स का आया वो ये आया, किसकी सेल्स का, जो इंश्योरेंस की सेल्स हुई है। उसके बाद वहीं पर जो एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एक सर्वे भी किया गया। न्यूयॉर्क में तकरीबन 12 कस्टमर से लिया, उसके जाहिर PDF फाइल है, उसका डेटा जाहिर उसने लिखा है ना कि मुझे पसंद है नहीं पसंद है, PDF फाइल उसकी बन गई। इस तरह से टेक्स्ट फाइल समझ, टेक्स्ट डेटा बन गया उसका, ठीक है। इसी तरह से इसमें 10 कस्टमर ने किया, 5 ने, 30 ने, 40 ने, इन तमाम के तमाम का। अब ये सारे का सारा डेटा है तो अलग अलग फॉर्मेट में है। तो ये हमारी पहली स्टेज है, ठीक है। एक ही मैंने जैसे बताया था कि सिंगल सोर्स है, यहाँ हमने बात की थी, सिंगल सोर्स है, ये सिंगल सोर्स है। यहाँ से डेटा 3 किस्म का जनरेट हो रहा है, 2 किस्म का हो रहा है, स्ट्रक्चर डेटा हो रहा है और अनस्ट्रक्चर्ड हो रहा है हमारे एग्जांपल में, ठीक है। तो अब हम अगर नीचे जाएं यहाँ, तो ये हमारे पास ये दोनों जो है ये स्ट्रक्चर डेटा के एग्जांपल है, और ये जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो इसके लिए पहला काम हमें जो ETL2 ये हमने अभी, ठीक है ना, ETL2 के फेज में जो हमें यहाँ पे काम करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के केस में क्या करना होता है, इसकी एग्रीगेशन करनी है और नॉर्मलाइजेशन करनी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, बस ये है कि इसको थोड़ा सा हम तवज्जो करें तो कोई इशू नहीं है फिर। अब उसकी एग्रीगेशन कैसे करेंगे, एग्रीगेशन हमने कैसे की कि यूएसए की दोनों ब्रांचेस की सेल्स इकट्ठी कर ली, इंश्योरेंस की सेल्स इकट्ठी कर ली, और इसको हमने टोटल कर लिया, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और, जो हमारा ये डेटा था इसमें तो ये ETL लगाना है ना इस डेटा पे, जो कि आपका स्ट्रक्चर डेटा है। जो अनस्ट्रक्चर डेटा उसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, अनस्ट्रक्चर डेटा को हम एज इज जो वेयर हाउस में भेज देंगे। जो स्ट्रक्चर डेटा उस पर हम थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद उसको वेयर हाउस में भेजेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा को तो यहाँ ले आए थे, अनस्ट्रक्चर डेटा हमारा यहाँ से गायब हो गया। अब हमने एग्रीगेशन की यूएसए का मतलब ये कि यूएसए का तमाम के तमाम टोटल सेल्स हमने निकाल ली, पाकिस्तान की टोटल सेल्स निकाल ली, और यूके की टोटल सेल्स निकाल ली। तो ये हमारी एग्रीगेशन होगी सारे डेटा की। एग्रीगेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन का फेज आ जाता है। यहाँ पे देखें, जो यूएसए की सेल्स थी वो डॉलर्स में थी, ठीक है ना। इसको हम ऐसे देखते हैं, जो यूएसए की सेल्स थी वो डॉलर्स में थी, पाकिस्तान की रुपीज में थी, यूके की जो है वो पाउंड स्टर्लिंग में थी। उसको हमने नॉर्मलाइज करना है, उसको हमने तमाम के तमाम को एक रेट्स में ले आना है। यूएस में इसको हमने 300 के हिसाब से डॉलर का रेट लगा लिया, इसका 1.4 1.3 जो भी है उससे लगा लिया। तो ये हमारे पास अब तमाम के तमाम एक यूनिट में आ गए, ताकि इसका कंपैरिजन जो है वो हमें एक ऑथेंटिक किस्म का और उसका जो समझ लॉजिकल कंपैरिजन की तरफ हम जा सकें। तो इस फेज को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये ETL2 की बात है।
अब हम दोबारा वापस जाते हैं और मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या कि हमें सिंगल सोर्स से डेटा आया, हमने उसको ETL1 अप्लाई किया। ETL1 क्या किया, हमने स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अलग अलग कर लिया, ठीक है। फिर हमने यहां पे इसको लेक में डाल दिया। लेक से हमने क्या किया, ETL2 इस पे अप्लाई किया। ETL2 में क्या था, जो स्ट्रक्चर डेटा था सिर्फ उस पे होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा पे। जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो एज इज हमारा वेयर हाउस में जा चुका है। तो स्ट्रक्चर डेटा पे हमने क्या किया, दो ऑपरेशन किए। एक तो उसको हमने एग्रीगेट कर लिया और उसके बाद हमने उसको नॉर्मलाइज करके हमने इसको भी यहां वेयर हाउस में भेज दिया, ठीक है। तो अब ये वेयर हाउस में स्टोर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमने थोड़ा सा और आगे फर्दर इसकी हमने डेप्थ में जाना है इसको समझने के लिए कि ये हम करते कैसे है ना। तो ये हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसको हमने किस तरीके से अचीव करना होता है ETL2 इन ए प्रॉपर वे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे जाके ये जो आपके OLPT और OLTP और OLAP। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारा जो वेयर हाउसिंग से पहले के जो प्रोसेस हैं उसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे और वेयर हाउसिंग के बाद के जो प्रोसेस हैं उनको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। इनको हम कहते हैं OLTP और OLAP। इन दोनों प्रोसेसेस को, ठीक है, ये ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। मैं लिख दूंगा, याद रखिएगा, ताकि कल आपको ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और ये है ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेस, ठीक है, एनालिटिक। इसको हम कल मजीद डिटेल में देखेंगे। और कल हम एक चीज और देखने जा रहे हैं, वो ये कि हमारा कन्वेंशनल डेटा जो है और बिग डेटा, ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, ताकि ये हम बेसिक इसकी कवर करने के बाद ये 2-3 लेक्चर्स में, उसके बाद हम पाइथन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली किस तरीके से तमाम चीज़ों को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो हम सारे का सारा मामला जो है वो वर्कशॉप में अपनी करेंगे। वर्कशॉप होपफुली हमारी शुरू हो जाएंगी तकरीबन इसके अभी 2-3 लेक्चर्स के बाद, 3 या 4 लेक्चर्स के बाद हम वर्कशॉप पे चले जाएंगे और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखते हैं। तो आज के लिए आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा इसका जवाब आप अपने कमेंट्स में मुझे दे दें कि जो हमने ETL1 और ETL2, ठीक है, इसमें फ़र्क क्या होता है, ये आपने मुख्तसर मुझे लिखना है। मैं जवाब दोनों लिख देता हूँ, आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि इसका जवाब 1 है या जवाब 2 है। ETL1 जो है ये डेटा लेक में डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले होता है, ट्रांसफ़र करने से पहले या डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद, ठीक है। आपने जवाब डेटा ट्रांसफ़र के बाद आप बताइएगा कि जवाब इसका 1 है या 2 है। फिर समझ लें ETL1 प्रोसेस क्या है, डेटा लेक में डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले ETL1 करते हैं या डेटा लेक में डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद करते हैं। इसका जवाब ठीक एक ही है, 1 या 2। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ